जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका वाशिंगटन से जनाब साजिद तार साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं लेकिन एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन भी हैं। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो सर। My pleasure. Thank you, Ali. साजिद साहब, जो आज बात करनी है आपसे, वो बात इतनी बातें, इतने पॉइंट्स हैं कि मैं क्या क्या कुछ आपके सामने रखूं। कुछ थोड़ी सी बताई देती हूँ, बाकी आप जानते हैं कि क्या सूरत हाल है हमारे वतन अजीज की। सर, बात ये है कि जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है। अब एक मरतबा फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। फिर हम ये देख रहे हैं कि एक तो महंगाई हर चीज में बहुत ज्यादा, हर चीज, गैस नहीं है। और बिजली की तो आप जानते हैं कि बिजली के इस महीने में अगर सर्दियों में कोई हीटर चलाएगा तो उसका हाल क्या होगा। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है, आटा गायब है। आटा गायब है, लेकिन हमने फैसला किया है कि नहीं, हमने किसी से गंदुम नहीं लेनी, कोई हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं करते। और सर, एक और बात, इमरान खान जो है वो डेली बेसिस पर एक इंटरव्यू दे रहे हैं और नए से नया शोशा सामने आ रहा है, जिसमें अब औरिया मकबूल जान साहब को भी उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। और ये सब तो ये कह रहे हैं ये सब कुछ जो करवाया गया है ये चाइना ने करवाया। तो आपका सर क्या इन सब पे जरा आप फरमा दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हो रहा है। आलिया, सबसे पहले मैं इनको इंटरव्यू नहीं कहूंगा, ये सिर्फ सिर्फ सेल्फ प्रेजिंग है। खान साहब की अगर हिम्मत हो तो किसी ऐसे एंकर के साथ भी बैठकर दिखाएं, जिस तरह मंसूर खान साहब है, उनके साथ में बैठ के दिखाएं। ये अपने ये लड्डू इंटरव्यू जो है ना, ये इंटरव्यू नहीं है, इनके अपने दोस्त आते हैं, बैठ के लड्डू मिठाइयां एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वो इनकी तारीफ करते हैं, वो उनकी तारीफ करते हैं, कुछ सवालात नहीं होते। इन्होंने 2 इंटरव्यू हबीब अकरम साहब को और हारून रशीद साहब को दिया। हारून रशीद साहब के इंटरव्यू को भी मैं इंटरव्यू नहीं कहता हूं। इंटरव्यू होता है कुछ चीज पूछी जाए, कुछ सवाल, तलख सवाल जो लोगों के जेहन में वो पूछे जाए। ये पूछना भाई आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत हैंडसम हैं, आप जैसा तो हीरो देखा नहीं है, आप एक वाहिद फास्ट बॉलर हैं, देखें आप जब से गए हैं मुल्क तबाह हो गया है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। ये इंटरव्यू नहीं, इनको कौन कहता है इंटरव्यू। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि खान साहब जब अपने दौर में थे, इनके जो करीब लोग थे वो ये मुसलसल कहते हैं कि कोई काम करे ना करे, खान साहब हर रोज अपनी ये जो लौंडो लपाड़ों की मीटिंग करते थे, जो सोशल मीडिया के होते थे, रोजाना उनको कोई नई बात बताते थे। जाओ आज ये चीज उठा दो, फलां को गालियां दो, फलां को ये करो। खान साहब को ये बहुत शौक है खबरों में रहने का, और उसमें बड़ी बड़ी कामयाबी से रह रहे हैं। वो अमीरुल मोमिनीन है, आखिर खुदा की तरफ से भेजा गया। और यह मकबूल साहब ने तो कहा था कि खुदा ने, अल्लाह ताला ने ख्वाब में आके छड़ी दी है इनके हाथ में। तो देखे ना, अमीरुल मोमिनीन की तो फिर जाहिर है तारीफें ही होनी चाहिए ना। साजिद साहब, वो जो बात की थी औरिया मकबूल जान साहब ने कुछ साल पहले, वो बात की थी कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी करीम ने आए और उन्होंने जो छड़ी और जो कमान है वो जनरल बाजवा के हाथ सौंपी कि नेक्स्ट जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा है। अब क्योंकि वो उनके खिलाफ है तो अब वो उससे उलट ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो सब कुछ है। औरिया मकबूल साहब ने आज टाई पहनी हुई थी, नेक टाई, जो कि ये नहीं पता सलीब की अलामत होती, क्रॉस की अलामत है। और दूसरा ये कि खान साहब ने अगले दिन हारून रशीद साहब के इंटरव्यू में फरमाया कि मैं शलवार कमीज इसलिए पहनता हूं कि इसमें गुलामी नहीं है। खान साहब बाल ना कटाया करें, कि ये बाल कटाना भी ब्रिटिश स्टाइल है जो आपने रखते हैं। आप अपने इस्लामिक तालिबान स्टाइल बाल रखें। आप वैसे जो आपने सबसे बड़ी बात ये, खान साहब ने बाल लगवाए हुए ऐसा, और मुसलसल लगवाते हैं, ग्राफ्टिंग कराते हैं। तो खान साहब ये सारी चीजें, या तो आप खुल के एक साइड पे जाएं, आप ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, रोजाना आप हर जगह पे बैठ के बरतानिया की मिसालें देते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं शलवार कमीज और ये चप्पल क्वाटी इसलिए पहनता हूं कि ये गुलामी की अलामत नहीं है। ये कंट्राडिक्शन है। बल्कि मैं इन तीनों इंटरव्यूज के बात करना चाहूंगा, मुझे सख्त अफसोस है कि हबीब अकरम साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, एक तो उन्होंने अपनी वो जो आयला मलिक के साथ कन्फेशन किया है कि वो वीडियो ठीक है, और इसमें जो है इस पे लोगों के गुनाहों पे पर्दा डालना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि वो जो खातून आई थी वीडियो लेकर आपके पास जो झंग से, नैब के चेयरमैन के, आपने उस पर पर्दा डाला था? आप जब आप किसी के गुनाह पे पर्दा नहीं डालते तो लोग आपके गुनाहों पे पर्दा क्यों डालें भाई? दूसरा, खान साहब ने उसके अंदर एक बहुत गैर जमहूरी बात की है। इन्होंने कहा कि मैं ISI को इस्तेमाल करना चाहिए करप्शन को रोकने के लिए। खान साहब नैब किधर है और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किधर है? और ये आप ही जैसे लोगों की वजह से ISI करप्शन में बिजी है, आपकी असेंबलियों में बिजी है, और जो आपके TTP है वो इस्लामाबाद I-10-4 तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ISI सिर्फ इन कामों में लगी हुई है। तो ये मैं माजरत के साथ कहूंगा,
आईएसआई को आईएसआई वाला काम करना चाहिए। तो वो फिर खान साहब ने उसमें एक और गैर जमहूरी बात की कि उन्होंने कहा मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, टेक्नोक्रेट्स के, शौकत अजीज के साथ बैठ जाऊंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा। तो खान साहब परवेज लाई को चोर नहीं कहते थे आप रोजाना तलबे चाटते हैं उसके, वो चोर नहीं है? क्यों लोगों को गलत बातें करते हैं आप? गलत बातें ना किया करें आप, अच्छी नहीं लगती, और साथ आयतें पढ़ते हैं आप। और मैं ये वायद एक बात बता दूं, एक तो उस खातून की बद्दुआएं हैं, जिन लोगों ने मजहब को बेचा है अपने जाती मकासद के लिए, ये कोई इखलाकी बात नहीं, उसका रिजल्ट अलग आता है। अगर आप खुदा पे बिलीव करते हैं तो ये इसका रिजल्ट निकलेगा। मैं नवाज शरीफ करप्ट होगा, जरदारी करप्ट होगा, हर बंदा करप्ट होगा, लेकिन वो इस्लाम नहीं बेच रहे, उनके हाथों में तस्वीरें नहीं है, वो आयतों के नहीं, अमर बिन मारूफ को नहीं लेके खड़े हुए। इसलिए मुझे एतराज है जो खान साहब ने हबीब अकरम साहब के साथ भी इंटरव्यू दिया, वो भी गलत इंटरव्यू। तो हारून रशीद साहब के वो तो इंटरव्यू था ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने कलाबे मिलाने की बात थी, सेल्फ प्रेजिंग की उन्होंने कहा जी मैं दुनिया का वाइड फास्ट बॉलर था। 1969 में वो क्या था, यहाँ का सरफराज जो था क्रिकेटर, 1969 में वो फास्ट बॉलर बन चुका था। खान साहब ने कहा मैं पहला फास्ट बॉलर था। और खान साहब की देखें बात, हर चीज तो उन्हें ख्वाब में आती है, जिस तरह वो ओरिया मकबूल कहते उस वक्त वीडियो नहीं थी तो मेरा एक्शन खराब था, मुझे ख्वाब आया तो मैंने एक्शन ठीक कर लिया। यू आर अ सुपर ह्यूमन। हिस्ट्री का आपको सबसे ज्यादा पता है, और मेरा खूबसूरत आप सबसे ज्यादा है, इंग्लिश का आपको पता है, वेस्ट को आप जानते हैं, भारत को भारतीयों से ज्यादा जानते हैं। ये एक अकल का फतूर और एक बीमारी होती है ये मेरी नजर में। अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि आपसे सबसे ज्यादा आपसे अकलमंद कोई नहीं है, ये दिस इज ट्रीटेबल डिजीज। अब मैं उसके बाद बाजवा साहब के ऊपर हमारे एक और एंकर साहब ने आज लिख दिया। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं 25 करोड़ लोगों से। बाजवा साहब कहते हैं कि क्या एक्सटेंशन लेना गलती थी, अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं इलेक्शन देना गलती थी। अगर दोनों बात लोग ये मानते हैं कि ये गलतियां हैं, तो पाकिस्तान का क्या कसूर था? मैं समझता हूं अगर दोनों की गलतियां थी, खान साहब के ऊपर केस होना चाहिए, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि इस गलती की वजह से हुआ क्या है, मुल्क तबाह हो गया। नुकसान किसका क्या हुआ है? आप भी अपने घर में बैठे नया घर बना के डेकोरेट कर रहे हैं। खान साहब भी, मेरा मकसद है, 6 शादियां कर चुके हैं। आपको पता ही नहीं कि दोनों गलतियां कर चुके हैं, तो इसमें नुकसान किसका हुआ है? नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। तबाह हो गया आज कंट्री। अकॉर्डिंग टू शब्बर जैदी, इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको फैसला करना होगा। IMF मार्च तक आपको किस्त नहीं दे रही, मार्च तक पैसा नहीं आ रहा बाहर से। आपको आपके दोस्त मुमालिक ने रिफ्यूज कर दिए पैसे देने से। उसकी वजह यह थी, उनकी कंटीजेंसी थी कि जब तक IMF के पैसे नहीं आएंगे हम पैसे नहीं देंगे। IMF इस हफ्ते में शब्बर जैदी ने कहा है कि इस एक हफ्ते के अंदर सख्त डिसीजन लेने होंगे। अकॉर्डिंग टू उनके मुताबिक तो यह है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है। ये उनका इंटरव्यू अभी चला है, और ही इज इन टच विद IMF पीपल कंटिन्यूसली। और दूसरा आपको मैं मजे की बात बताना चाहूं, हफीज शेख हैज कम टू कराची। आपके गवर्नर जो पिछले स्टेट बैंक के, ही हैज कम टू कराची। दे आर बोथ अटैच विद IMF। बाकर साहब भी आ चुके हैं। तो ये दर हकीकत आपको पता नहीं है। आलिया, आपके पास 6.1 बिलियन फॉरेन रिजर्व है, वो सारे के सारे चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं। आपकी LCs नहीं खुल रही हैं। आप डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर जाए भाड़ में, लेकिन आपके पास इस वक्त आज की खबर है, सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। रुपये तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। लेकिन दुख के साथ कहूंगा, ना अमीरुल मोमिनीन के माथे पे बल है पाकिस्तान के बारे में, ना शरीफ खानदान के माथे में बल है। और दूसरा, मेरी आज जाले कहां गए आज सारे जो ISI वाले दूसरे चक्कर, और घुस के आ गए अंदर, घुस के आ गए I-10-4 में। बलोचियों ने उनके साथ अलायंस कर लिया TTP के साथ। और तीसरी बात है, शुमाली वजीरिस्तान में आज झंडे लगा दिए उन्होंने। वो कहां गए वो सारे लोग? और खुदा का नाम है, ये छोड़ो असेंबली, ये छोड़ो, ये फ्रॉड और करप्शन की चीजें छोड़ो यार, मुल्क बचाओ अगर बचा सकते हो। ये आपके हाथों से निकल रहा है इस वक्त आलिया, जिस तरह हाथों से
निकलती है, इस तरह निकल रहा है इस वक्त। साजिद साहब, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आटा है उसकी सिचुएशन ये, मैं बल्कि कल देख रही थी मसूद रजा का दुनिया टीवी पे, तो वो ये बता रहे थे कि जो आटा है वो गायब हो गया, यानी महंगा तो अलग ना, इन्फ्लेशन तो अलग जगह पे। तो 20 किलो का आटा आ लिया, 20 किलो का आटा 2500 से ऊपर का बिक रहा है इस वक्त। इन्हीं को नजर नहीं आ रहा, ये जो लोग डॉलरों और यूरो वाले हैं, ये डुअल नेशनल है, इनकी इनकमें डॉलर और यूरो में, इनको नहीं नजर आ रहा। गरीब मर रहा है इस वक्त, रोटी खाना, 2 वक्त की रोटी खाना लग्जरी है इस वक्त जिस मुल्क में आप बैठी हैं आप। लेकिन ये कि दुख के साथ मैं कहता हूं, मैं अफसोस है, मैं जख्मी हूं, छलनी हूं वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। तो साजिद साहब, आप क्या देखते हैं कि जैसा मैंने आपको आप भी जानते हैं, आप खुद जानते हैं, मैंने क्या बताना है, आपको खुद ही पता है, ये जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, जबकि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, जबकि मैंने आपने ये भी देखा, जो आपने फरमाया भी है कि जो टोयोटा और ऐसी कंपनीज है वो भी, बल्कि बीबीसी तक और दूसरी जो इंटरनेशनल मीडिया उस पर अब पब्लिश हो रहा है कि वो कंपनीज कह रही है कि ये इस तरह काम नहीं चलेगा, हम नहीं कर सकते इस तरह काम, और ये सारा। तो कैसे हम निकल सकते हैं इस गर्दाब से या इस सिचुएशन से? कोई ठीक है, आप बड़ी तनकीद करते हैं, ओके, बुरी भी लग सकती है, किसी को अच्छी भी लग सकती है, लेकिन क्या आप कोई ऐसा फार्मूला बता सकते हैं, कोई ऐसा इसको देखिए आलिया, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, फिर लॉ स्कूल में 2 दफा गया हूं, फिर आपके रीजन पे नजर रखता हूं कि आपके रीजन में क्या है, मैं नजर रखता हूं आपका डीएनए क्या है, आप क्या क्या करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्या क्या सलाहियत करने की सलाहियत रखते हैं आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं की, आपने लंदन और दुबई में बहुत तरक्की की। उसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको। ये जो आर्मी को न्यूट्रल कहते हैं ना, आज भी एक एंकर ने जो लिखा है आर्टिकल, उसने कहा बाजवा साहब ने कुर्बानी दे दी अपनी कि मुझे बदनाम कर लो, अदारे को बदनाम न करो। ये सब फराड है, ये फिक्शन है, इसको मैं बिलीव नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर आर्मी को न्यूट्रल करना, इट इज इम्पॉसिबल। 76 साल लगे इस आर्मी को यहां पहुंचने में, 76 साल। अब मैं 10 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, चीजें कड़वी होंगी, आप कुछ लोग हो सकता है मजाक में उड़ाएं, लेकिन इसको मैं संजीदा लोगों के लिए बात कर रहा हूं। आप एक ये चेंजेस देखें। आप सबसे पहले तो ये सोचें, फौज को परमानेंट अपनी असेंबली में सीटें दें, रिटायर फौजियों को, जिस तरह बर्मा में है। ये आप दूसरी कंडीशन ये रखता हूं कि फौजियों को, वैसे इस वक्त 100% ही उनका है, एमएनएस को वो उठा के लाते हैं ना वोटिंग करने के लिए, वही लाते हैं ना, नेपियां भी वही तब्दील करते हैं, तो भाई आधी सीटें ही उनको दे दो, फिर सुकून से तो बैठे वो, जान तो छोड़े दूसरे मुल्क की यार। दूसरा, इनसे डील बनाए कि जो रिटायर फौजी है उसको सदर बनाए, जो सर्विंग आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसको सदर का टाइटल भी उसी को दें आप। तीसरी मेरी प्रपोजल है, काकूल एकेडमी में इनको सियासी अमूर सिखाएं इनको, क्योंकि मुल्क तो यही चला रहे हैं। कम से कम इनको सिखाओ तो सही कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज पॉलिटिक्स, प्लाट किस तरह बनाने हैं, डिफेंस किस तरह स्टैब्लिश करनी है, इनको सिखाओ ये। तीसरी बात ये मैं कहूंगा कि सियासतदानों को यहां असेंबली में बिठाने से पहले इनकी क्लासें दें, इनको बताएं व्हाट इज लेजिस्लेशन, व्हाट इज कॉल्ड एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इनको सिखाया जाए। आपने इनको बीए कराया लेकिन मैट्रिक नहीं कराया आपने इनको यहां बिठाने से पहले 6-6 महीने की क्लासेस दें इनकी, और इन्हें कहें कि एमएनए तब बनोगे अगर इम्तिहान पास करोगे तो। फिर मैं 5वीं रिकमेंडेशन मेरी ये है कि हर डिपार्टमेंट में, बजाय सारे डिपार्टमेंट फौज को देने के, वहां पे कोटा सिस्टम लगाएं कि यार इससे ज्यादा इसमें हम फौजी नहीं रखेंगे, इसको लीगलाइज करें सारी चीज को। छठा पॉइंट मैं ये कहता हूं, अदलिया को मैनेज करना छोड़ें, अदलिया को आजाद करें। 7वां मेरी प्रपोजल ये है कि आईएसआई का पॉलिटिकल विंग बंद किया जाए। इन लोगों को कहा जाए कि टीटीपी के पीछे जाओ, एमएनएस एमपीएस को छोड़ दो, इनके फोन रिकॉर्ड ना करो, टीटीपी के फोन रिकॉर्ड करो जाके। 8वीं मेरी प्रपोजल यह है कि जितने इस वक्त आपके डिसीजन मेकर हैं, चाहे वो फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, अदलिया वाले हैं, एमएनए हैं, वजीर हैं, इनकी डुअल नेशनैलिटियों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इनके बीवी बच्चों की। 9वीं मेरी प्रपोजल यह है कि जो डिसीजन मेकर या इन जॉबों पे होंगे उनके नाम ईसीएल में होने चाहिए। 10वीं मेरी प्रपोजल यह है कि जो भी डिसीजन मेकर या इन जॉबों पे हो, हर साल उनके इनकम के और खराजात के गोशवारे पब्लिक होने चाहिए। और उसमें 11वीं मेरी प्रपोजल यह है
किसी आर्मी जनरल को, किसी चीफ जस्टिस को, किसी को ये एक्सटेंशन के सिलसिले परमानेंट बैन करने चाहिए। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खान साहब कहते हैं एक्सटेंशन दे के गलती की, वो कहता है लेके गलती की। राहील शरीफ साहब जो जाने, मुझे मैं 1 मिनट के लिए जरा सोचे, 1 मिनट के लिए सोचे, राहील साहब जो थे वो भी एक्सटेंशन की ट्राई कर रहे थे और एक कंपेन चलाई गई थी टैक्स पेयर के खर्चे पे कि आप ना जाओ। गाने बनाए गए थे, गाने बनाए गए थे, तस्वीरें पूरे मुल्क के अंदर लगाई गई थी, ना जाओ यार, ना जाओ, ये मुल्क तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारी जरूरत है। और खुदा के लिए यार, इनको वैसे ही प्रेसिडेंट बना दिया करो यार मुल्क का, इनको आधी सीटें एमएनए की दे दो यार। बर्मा में भी तो है, बर्मा में भी तो है। जारी साहब, एक गाना चल रहा है आजकल, मेरी जिंद मेरी जान, आसिम मुनीर। एक किसी ने गाया ही है, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। होना चाहिए सर, नहीं तो है ना, लोगों को प्यार। आलिया, मैंने जो 10 पॉइंट दिए हैं, जरा इनको गौर से सोचिएगा इनके बारे में। तो मुल्क फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड जाना इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये लगता है इस तरह, ये 1 मिनट के लिए सोचे नहीं यार, ये किस तरह हो सकता है, आधी असेंबली की सीटें फौजियों की, और ये सारी उनकी हैं, लेजिस्लेशन कराते ही वो हैं। सेनेट में इलेक्शन के अंदर कैमरे वो लगाते हैं। मजे की बात, मैं कई दफा सुन चुका हूं कि एक कर्नल आता है, पूरी असेंबली को मैनेज करता है, वो बिल देता है, बताता है किसने आज बिल क्या पेश करना है। तो उनको सीटें ही दे दो यार परमानेंट, वो अपना काम करें, आप अपना काम करें, और मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें, और इनके नाम ईसीएल में डालें, पाबंदी लगाएं, इनके बच्चे बाहर नहीं पढ़ सकते, इनकी बीवियां बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर सकती, इनकी डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी, पाबंदी क्या लगाओ इन। लेकिन उसकी वजह यह है, अब बाजवा साहब को उस इंटरव्यू में कहना पड़ा कि मैं बाहर जाके सेटल नहीं होऊंगा। क्यों कहना पड़ा? इसका मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है। बाजवा साहब अब कहते हैं कि मैं पिछली 40 साल की अपनी सारी फोरेंसिक ऑडिटिंग कराऊं, और यार 10 मिनट लगता है यार, मैं बना देता हूं सारी जो बनानी। इस तरह नहीं होता। किसी सीपीओ, किसी अकाउंटेंट को पकड़ के कहो यार ये बना दो जो मर्जी। लेकिन मुझे ये बताएं कभी आप एज ए सोसाइटी, आपके प्रॉब्लम इस वक्त जो सियासी मसाइल नहीं, आपके इखलाकी मसाइल है। आपने करप्शन को अपने दिमागों में छाली बना दिया है। डुअल नेशनैलिटीज है फैशन। आपके सीएसएस अफसर जो है उनकी सारे बीवी बच्चियां डुअल नेशनल। आपके अदालतें, आपके अदलिया के जज जो है उनके बीवी बच्चे सारे डुअल नेशनल। क्या करेंगे उसका? बाजवा साहब की वो आप रिपोर्ट को क्या करेंगे जब एज ए सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग, एज ए सोसाइटी आप शराफत प्रमोट करनी छोड़ दी है, उसका क्या करेंगे आप? यू हैव टू टेक द टफ मेजर्स, यू हैव टू टेक द टफ मेजर्स। मैं हैरान होता हूं, 23 करोड़ लोगों में एक भी मर्द ऐसा मौजूद नहीं है जो साफ सुथरा कहे मैं पाकिस्तान को बचाता हूं, ये मेरी मादरे मिल्लत है, को निकले बाहर अपने क्लीन रैकेट के साथ। कोई एक भी नहीं ऐसा। मैं कई दफा यहां बैठ के सोचता रहता हूं कि यार क्या तो रजाल एक अब यहाँ पर मुल्क बचाने का जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ ये है कि इसको इंडिया से बचाना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ ये हमने पढ़ाया, पाला हुआ है। मैं आखिरी बात एक और आई एम सॉरी, बड़ा सख्त आ चुका है मुझे, मैं बल्कि पॉइंट मिस कर गया। इस मुल्क को बचाना है तो आपको अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करने होंगे, चाहे उनको बड़ा समझ के करें, चाहे नीचे लगे ऊपर लगे। ना सिर्फ आप इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ये चारों ममालिक है, जब तक आप इनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, पीरियड। ये मैं एक पॉइंट मेरा ये भी था, मिस हो गया, ये 10 पॉइंटों में से। जब तक आप इन लोगों से रिलेशनशिप इन ममालिक के साथ नहीं ठीक करेंगे, आपने रिगार्डलेस एट एनी कास्ट आप बच नहीं सकते। तरक्की करना दूर की बात है, बच ही नहीं सकेंगे। मैं क्वेश्चन मार्क है मेरा आपसे, हालिया 35 ममालिक में गया अपना हमारा फॉरेन मिनिस्टर, ईरान गया, इंडिया गया, अफगानिस्तान गया, चाइना गया, नहीं गया। क्यों गया? क्योंकि पड़ोसी चारों मुल्कों के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी उसने एक्सप्लेन की हो कि इनके साथ रिलेशनशिप किस तरह ठीक करने, नहीं। वो सिर्फ उन ममालिक में गया जहां से डॉलर और यूरो मिलते हो, सिर्फ उधर वहां गया, और सिर्फ अपनी पर्सनल कंपेन कर रहा है। वो निकल के जाके कि आई एम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अपनी मां के रिलेशनशिप को ताजा कर रहा है। हर छोटे कुत्ते बिल्ले को उसने इंटरव्यू याद दिया। यार दिस इज आपके मुल्क के, आपके सूबे के 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। आप कभी उनमें जाके क्यों नहीं बैठते हो? 9 दिन 10 दिन यहां के बैठे रहे हो आप। मेरी समझ से बाहर है कि आप, अच्छा कोई किसी को, मैं आपकी हालत मैंने शायद पहले ही बताई थी
कि 11 पार्टियां हैं पीडीएम की, उन्होंने असेंबली अपनी 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 मिनिस्ट्रियां एक दूसरे में बांट ली हैं और अपने अपने लोग रख के बैठे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कम्युनिकेट नहीं कर रही, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो हाउसिंग के साथ नहीं कम्युनिकेट नहीं कर रही, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियां उनको रन कर रही हैं। आप बकरा मंडी बने हुए, फिश मार्केट बने हुए, लेकिन इस सारी चीजों के मुझे ये बताएं कि कुछ सवालों जवाब भी कोई नहीं, पूछने वाला ही कोई नहीं। सवाल मैं समझता हूं खुदा ने भी आपकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। मैं तो अक्सर ये कहता था ना, तुम्हें खुदा देखेगा यार। देखिए आपकी अदालत से जो कुछ होना है वो छोड़ो, खुदा की अदालत, मेरे ख्याल में तो अब खुदा भी आपसे डिसअपॉइंटेड है। आप जा जाके आप रिचुअल्स में पड़ गए हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन पता ही नहीं है नमाज का मतलब क्या है। मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त आप आलिया, बल्कि मुझे ख्वाहिश है मुझे को बताया कि हु इज रूलिंग द पाकिस्तान, हु इज कॉलिंग द शॉट्स राइट नाउ। मेरी समझ से बाहर। और यार अमीरुल मोमिनीन ही अगर सोल्यूशन समझते हो तो दो इसको मुल्क की चाबियां यार, आए फरा गोगी और बुजदार, तो पता चले क्या हो रहा है आगे। अब लोगों को आप पागल कर रहे हो, आप दुनिया को पागल कर रहे हो। आप 6.1 बिलियन से कितना अरसा इसको देखोगे। अच्छा आप पहले बात कर रही थी डॉलर कहते सारा अफगानिस्तान जा रहा है, रोकते क्यों नहीं उसको, रोकते क्यों नहीं हो। आपके अपने वजीर 12-12 थैले भर के प्राइवेट जहाजों में दुबई जा रहे हैं, डॉलरों के भर भर के, आप कहते हैं अफगानिस्तान जा रहे हैं। लेकिन इसमें आलिया, दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज आर रन, लाइक दिस इज नॉट हाउ दे आर मैनेज्ड। तर हकीकत यह है कि इस वक्त यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड। आप इस वक्त आप, और मुझे ये देखे आपके इंटरनल जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, क्या आपका क्या हाल है, दुनिया देख नहीं रही आप, दुनिया क्या। बिल्कुल सर, देखिए अब बात यह है कि वो उनको भी पता है, जैसे हम अपने फर्ज करें, ये जो 4-5 बांग्लादेश समेत जितने आपने कंट्रीज गिनवाए हैं, इन्हीं के साथ जो है आप देख लेना कि हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त। 75, अब ये वाला 2022 खत्म हो रहा है, 23 स्टार्ट होने लगा है, तो आप दूसरे कंट्रीज की डेवलपमेंट देख लें और वहां पर जो पाकिस्तान की सिचुएशन है आप वो देख लें, सबसे पीछे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन चले ठीक, लेकिन किसी को शर्म हया ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई प्रोग्राम ही नहीं हो रहा है, कोई एंकर भी नहीं बोल रहा है उस पर, कोई न्यूज़पेपर खबर नहीं दे रहा उस पर। खबर तख्त लाहौर की फिक्र है, परेशानी की। मैं कल परसों किसी बहुत बड़े आपके जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा है सिर्फ परवेज लाई पे, कि देखें तो ही इज आइंस्टाइन ऑफ द पॉलिटिक्स, किस तरीके से बंदर का नाच नचा रहा है पूरे पाकिस्तान को। द टाइटल दे रहा परवेज लाई को, ही इज आइंस्टाइन ऑफ पॉलिटिक्स। ओह माय गुडनेस, ये सीरियसली या मजाक में? हाँ, एक बहुत नामी ग्रामी जर्नलिस्ट ने कहा है, मैं हरम शॉक्ड कि दिस इज व्हाट, आइंस्टाइन को कहो यार पाकिस्तान बचा ले यार। सर वो अपनी वजारत आला बचा रहे हैं ना। नहीं, वजारत आला क्या बचानी है, जब मुल्क ही नहीं बचेगा तो वजारत आला क्या करेंगे यार, इसका क्या करेंगे अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो। आप देखें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एक तरफ से नक्शा उन्होंने तब्दील कर दिया, दूसरी तरफ से हमारे तालिबान भाइयों ने आपका अटक तक का नक्शा तब्दील कर दिया, पीछे आप किधर है, आप कहां बैठेंगे फिर, आप कहां बैठेंगे। और बलोचियों ने टीटीपी ज्वाइन कर लिया, कहां बैठेंगे आप, कहां बैठेंगे। I-10-4 तक आ चुके हैं। और मेरे जो मुर्शद हैं दूसरे बाबा एस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने फरमाया था 5000 फैमिलियां हैं इस्लामाबाद के आसपास तालिबान की, तो वो तो घेरा तो आपको टाइट हो चुका है। दे आर एवरीवेयर इन पाकिस्तान। टीपी की उन्होंने कहा था 5000 फैमिलियां हैं इस्लामाबाद के आसपास। हमारे मौलाना शेख रशीद साहब जो हैं बाबा एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने फरमाया था। ओके, तो फिर आप तो घेरे में, आप तो बड़े सख्त घेरे में, वो हर जगह मौजूद है। आप अफगान मुहाजिरीन को यहाँ लाते रहे यूएस एड के डॉलर उड़ाने के लिए, खाने के लिए। नो वो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और ये जो जिन लोगों के इदारों के ये काम थे, वो सिर्फ और सिर्फ एमएनएज और वजीरों की कालें टेप कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। और खुद ही शाम को कह देते हैं ये हैकर भाईजान है, ये फलां लड़की के साथ ये बात कर रहा है, फलां के साथ ये बात कर रहा है। इनको टीटीपी की कालें टेप करनी चाहिए थी, उनकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। बात ये कहूंगा, मुझे वो याद आ रही बात कि हलाकू खान जब कहते हैं बगदाद के पास पहुंच चुका था, तो उस वक्त बगदाद के अंदर लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे थे जिस तरह तख्त लाहौर की लाहौर में हो रही है। सही दर साहब, थैंक यू सो मच, दोबारा आपसे बात